आज हम लोग 2021 सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा थर्ड पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चंस नंबर 2 जिसका आंसर आपको 150 वर्ड्स में देना है। इस विषय का हम विश्लेषण दो स्तर पर करेंगे। प्रथम तो इस सब्जेक्ट की विषय वस्तु क्या होगी, इस प्रश्न की उसका पूर्णतः विश्लेषण करेंगे एक एक शब्द, ताकि आप विषय वस्तु की गंभीरता को समझ सकें। और दूसरा हमारा लक्ष्य होगा इस प्रश्न की एक उत्तम संरचना क्या होगी और किस प्रकार शब्द सीमा और समय सीमा के अंदर हम एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं और जो हमारी ख्वाब है उन्हें हकीकत वास्तविकताओं में बदल सकते हैं। इसी प्रयास के साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों से हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों का परफॉर्मेंस या निष्पादन या उपलब्धि सिविल सर्विस में बहुत अच्छी नहीं, इसीलिए मैंने इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अभी हिंदी माध्यम भी शुरू किया ताकि हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे भी अच्छी तरह से सिलेक्शन ले सके। ये आपके डेडिकेशन पर निर्भर करेगा, आप कितना आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस हम लोगों का तो लक्ष्य यही होता है कि हर स्टूडेंट्स को एक सही दिशा दें, और उसी के निमित्त मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसका नाम है द इकोनॉमी का आईएएस, जिसका आप जा सकते हैं और अपना प्रयास को सार्थक कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है द इकोनॉमी का आईएएस। आप इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करोगे तो लगातार जो आने वाले मेरे वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे और आपकी सुविधा, आपको हजारों बुक खंगालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ दिन में आपका ऑफलाइन तो मेरी क्लास चली रही है। जिन विद्यार्थियों को कठिनाई है वो ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, हमारे नेहरू विहार में भी, गांधी विहार में, मुखर्जी नगर में, जहां भी उन्हें सुविधा हो। और इसमें हमारा हिंदी मीडियम का बैच 6 to 8 PM चलता है। इंग्लिश मीडियम का बैच हम लोगों का 4 to 6 PM रहेगा। आप ऑनलाइन भी इसमें जुड़ सकते हैं। आप इस संबंध में क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो उसके लिए अपना कमेंट लिख सकते हैं। कोई समस्या है, कोई सुझाव है, कोई क्रिटिक्स है, आपके हर विषय वस्तु का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आपके सुझावों के साथ लक्ष्य यही है, क्योंकि मेरा लंबा अनुभव है, 25 सालों का अनुभव है यूपीएससी के एस्पायरेंट्स को, यानी जो प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षण कार्य भी देना, उनका जो साक्षात्कार होता है उसमें भी मदद करना। मैं मॉक इंटरव्यू भी लेता हूं बच्चों के, लगातार बड़े संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं जिनका नाम पूरे भारत में, और जहां से 650-700 बच्चा हर साल फाइनल सिलेक्शन भी लेता है। वो सब आप जब लोग आओगे तो उन चीजों का पता चलेगा आपको। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं समय न लेते हुए। प्रश्न पढ़िए 2 बार 3 बार, जब तक आपके प्रश्न समझ ना आए। बहुत सिंपल है। पूंजीगत बजट, राजस्व बजट के बीच अंतर बताइए। कुछ नहीं पूछा इन्होंने, केवल अंतर जानना चाहा है, पूंजी बजट और राजस्व बजट। फिर वो अगला प्रश्न करता है इन दोनों बजटों के घटकों को समझाइए। यानी पूंजी बजट के जो घटक हैं, राजस्व बजट के जो घटक हैं, उनके आपको पूरी तरह से स्पष्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बजट को ही समझ लीजिए। भारत सरकार ने जो वित्तीय बजट अपनाया उसके दो भाग होते हैं। एक आपका पूंजी बजट, पूंजी बजट, और दूसरा होता है आपका राजस्व बजट, रेवेन्यू अकाउंट या राजस्व बजट। एक पॉइंट तो समझ में आया कि जो हमारा राज्य बजट है उसके दो भाग होंगे, राजस्व बजट और पूंजी बजट। पूंजी बजट के भी दो भाग हैं, पूंजी व्यय और पूंजी प्राप्ति। पूंजी व्यय और पूंजी प्राप्तियां या पूंजीगत प्राप्तियां एक ही बात। पूंजीगत प्राप्ति, सबसे पहले मैं आपको पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में ही स्पष्ट कर दूं। ये 5 प्रकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। जब सरकार के आय की तुलना में व्यय अधिक होता है तो हम घरेलू बाजार से ऋण लेते हैं। वो ऋण भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है, वाणिज्य बैंकों से ले सकती है,
भारत की आम जनता से ले सकती है। इसे हम बोलते हैं आंतरिक उधारी या आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट। ये जो हमारा आंतरिक ऋण है, ये क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा है। बाह्य ऋण, बाह्य ऋण, बाह्य ऋण हम कब लेंगे? जबकि हमारे आयातों की तुलना में निर्यात कम हो, एक्सपोर्ट कम है, हमारे आयात ज्यादा है। इस वजह से हम बाह्य ऋण प्राप्त करते हैं। पूंजी खाते की प्राप्तियों का ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग लघु बचत, सामान्य भविष्य निधि योजना जो होती है, स्मॉल सेविंग्स होंगी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, लोक भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये तीन कंपोनेंट, लघु बचतें, लोक भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, ये हमारे पार्ट हैं पूंजीगत खाते की प्राप्ति। चौथा इसमें कंपोनेंट है भारत सरकार ने जो विनिवेश का कार्यक्रम, विनिवेश का जो भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया, उससे हमें जो प्राप्तियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगी, हमारी विनिवेश से प्राप्ति। और अंतिम है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस, अग्रिमों एवं ऋणों की प्राप्ति, आपकी वापसी, अग्रिम एवं ऋणों की प्राप्ति, ऋणों की प्राप्ति या पुनर्प्राप्ति। जो हमने रिसीट्स, हमने ऋण दिए हुए हैं, हम उन्हें पुनः प्राप्त कर रहे हैं, ये कंपोनेंट हो गए किसकी? पूंजीगत प्राप्तियों। थोड़ा सा हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं किसकी? पूंजीगत व्यय की, क्योंकि इतना स्पेस दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, काफी सुविधा है। राजस्व बजट में सेपरेटली डिस्कस आपसे कर लूंगा। अभी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं पूंजीगत व्यय। 2000 पूंजीगत व्यय 2018 से पहले हमारे बजट में योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का क्लासिफिकेशन था। 2018 के बाद इस प्रकार का वर्गीकरण भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। और हम किस तरह का वर्गीकरण? हम विकास परक व्यय और गैर विकास परक व्यय, यानी ये जो हमारा पूंजीगत व्यय है, इसके भी हम दो भाग बना सकते हैं, गैर विकास परक पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। इस व्यय के जो भाग होंगे आपको पता होना चाहिए। गैर विकास में रक्षा व्यय, आर्थिक सहायता व्यय, आर्थिक सहायता, ब्याज भुगतान, वेतन। कौन से? हमारे इसमें जो वेतन की आप बात कर रहे हैं, वेतन नहीं आएगा इसमें एक्चुअल में। इसमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाले खर्च आपके किस में आएंगे? गैर विकास, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि पे होने वाले व्यय, ये हमारे गैर विकासगत व्यय है। विकासगत पूंजी व्यय, विकासगत पूंजी व्यय। विकासगत पूंजी व्यय के अंतर्गत जो हम मुख्य कंपोनेंट रखते हैं, उसमें क्या क्या हमारे पार्ट हैं, ये सोचने वाला मुद्दा है। तो विकासगत व्यय के अंतर्गत आर्थिक व्यय, जैसे आपका कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, ये सारे व्यय किसमें आएंगे? पूंजीगत। और इसके अलावा सामाजिक सेवाओं पर अन्य व्यय हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब आपके दिमाग में मुद्दा आ रहा होगा कि विकास और गैर विकास में क्या मूलभूत अंतर है? वैसे व्यय जो विकास की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें विकास पर, जैसे रक्षा है, रक्षा कोई विकास नहीं बढ़ावा देता। वास्तव में रक्षा पे होने वाला व्यय नॉन डेवलपमेंट, गैर विकास परक है।
और यदि हम वैसे ही पैसा कृषि में लगाएं, कृषि की आधारभूत संरचना का विकास करें, देश की सड़कों का निर्माण करें, तो निश्चित रूप से विकास को बढ़ावा देगा। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन विकास और गैर विकास का वर्गीकरण हुआ। अब हम आपको राजस्व बजट की बताते हैं, डिस्कशन करते हैं राजस्व बजट। ये जो आपका राजस्व बजट है, इसके भी दो भाग हैं, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय में मूलभूत फिर से आपका विकास परक व्यय, विकास परक राजस्व व्यय और गैर विकास परक व्यय में भी शामिल होंगे। विकास परक व्यय में आपका आर्थिक सेवाएं होंगी और गैर विकास में डिफेंस इंटरेस्ट सब्सिडी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कंपोनेंट होंगे हमारे इसमें गैर डेवलपमेंट। राजस्व प्राप्तियों के अंदर देखोगे तो दो तरह की कर राजस्व प्राप्तियां होंगी और दूसरा होगा गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स। अब आप देखो कि कर राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, जो हमारे करों से प्राप्ति होती हैं, जैसे आय पर कर। आय पर कर में क्या जोड़ोगे आप, इनकम टैक्स पर कर, कॉर्पोरेशन टैक्स है, निगम कर है, लाभ कर है, अप्रत्यक्ष कर आ जाएंगे आपके जीएसटी में। सारे कर हमने समाहित कर लिए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य बढ़ाव कर, अन्य जो आपकी संपत्ति कर, सब किसमें हमने शामिल कर लिए, आपके जीएसटी के अंतर हमने सब करों को शामिल कर लिया। इस तरह से कर राजस्व से प्राप्तियां होंगी। गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंदर सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्यमों से अर्जित किए गए लाभ हैं। सरकार जो अपनी वस्तुओं सेवाओं की कीमत या फी प्राप्त करती है, जैसे सरकार फीस लेती है, लाइसेंस फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, मेडिकल फी, ये सारे कंपोनेंट हमारे गैर कर राजस्व प्राप्तियों के भाग होंगे। अब एक मूलभूत विचार जो आपके मन में आ रहा होगा वो मैं यहीं स्पष्ट कर दूं कि जो राजस्व और पूंजीगत बजट की हम बात करते हैं, पूंजी बजट की हम बात करते हैं, इन सारे दोनों बजटों में क्या मूलभूत अंतर है। देखिए, पूंजी बजट के अंदर हम पूंजी के आय व्यय की बात करते हैं। पूंजी वो धन है जो पैसे का अर्जन करे। मैं एग्जांपल देता हूं, आपका राफेल का परचेज किसका, नॉन डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गैर विकास पूंजीगत व्यय है। जबकि डिफेंस में काम करने वाले हमारे सैनिकों के वेतन भत्ते राजस्व खाते के गैर विकास रक्षा व्यय या गैर विकास राजस्व व्यय के अंतर्गत आएंगे। प्राप्तियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल आपको जो कंफ्यूजन होगा कि भाई हम बजट रक्षा के पूंजी खाते में भी ले रहे हैं और रक्षा का व्यय हम राजस्व खाते के व्यय में भी ले रहे हैं, तब इसमें मूलभूत अंतर क्या है और विकास और गैर विकास में क्या अंतर है, ये हम समझा चुके हैं। तो ये इस तरह का क्लासिफिकेशन आपको समझाना है और ये कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को 150 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लें। कभी भी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में आप पहले तो घर पे बहुत प्रैक्टिस करें और उसके बाद जब सिविल सर्विस की परीक्षा भी दे रहे हो तब भी एक खाका पीछे के पेज पे जाके थोड़ा सा जगह बना के रफ कार्य करके एक स्ट्रक्चर बनाना सीखें और ऐसी आदत डालने की ब्रेन में वो बनने लगे। इसमें आपका 3 भाग होंगे, प्रस्तावना, विस्तार लिखोगे, उपसंहार लिखोगे। जब आप प्रस्तावना लिखोगे तो प्रस्तावना, जैसा कि मैंने चर्चा की है, इस शब्द सीमा का 10% होना चाहिए। 15 वर्ड यहाँ लिखोगे, 15 वर्ड यहाँ लिखोगे, 120 वर्ड आप विस्तार में दोगे। प्रस्तावना में क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंपल सा, भारत सरकार के राजस्व बजट का जो हमने अनुसरण किया
उसमें अपने बजट को हमने दो भागों में बांटा गया है, पूंजी बजट और राजस्व बजट। इसका महत्व इसके वर्गीकरण के नाम से स्पष्ट है, बस इतना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। विस्तार में आप दो भाग लोगे, एक आप राजस्व बजट का बनाओगे खाता, राजस्व बजट क्या है इसके दो पार्ट करोगे, और इसके बाद आप दूसरा पार्ट करोगे पूंजी बजट क्या है, पूंजी बजट क्या है। इन दोनों के फिर दो दो भाग करोगे, प्राप्तियां राजस्व बजट की और व्यय राजस्व बजट के क्या हैं, पूंजी बजट की प्राप्तियां क्या हैं और व्यय क्या हैं। ये आप 30-30 वर्ड्स में लिखोगे, दोनों पैरा 30-30 वर्ड्स में लिखोगे। इस तरह से 60 वर्ड इस पे लिखोगे, 60 वर्ड इस पे, 120 वर्ड आपके हो जाते हैं। और जब आप ये लेखन करें तो तुलनात्मक अंतर के साथ करें। इसके बाद आप इसका उपसंहार करोगे कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हमारे यहाँ प्राप्तियों और व्यय का पूंजी और राजस्व के आधार पर एक बेहतर वर्गीकरण जो वैश्विक जगत में भी अपनाया जाता है किया गया है, जिससे हमें आर्थिक क्षेत्र के वर्गीकरण का समझने में भी और करने में भी, यानी जो हम व्यय कर रहे हैं प्राप्तियां कर रहे हैं, तो सुविधाजनक रहता है। इस तरह का विश्लेषण करके आप इसे समराइज कर दोगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से संबंधित फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा फोन नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9999237051। और कोई अन्य विषय अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो हम लोगों के इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग अलग बैच चल रहे हैं मुखर्जी नगर और यहाँ पे नेहरू विहार में, आप कहीं भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।